नमस्कार साथियों, जीएस लाइव चैनल में मैं कृष्णकांत आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग पेट की टेस्ट सीरीज कर रहे थे। पेट का प्रैक्टिस सेट चल रहा था। आज प्रैक्टिस सेट फोर्थ है। आज हम लोग फोर्थ करेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड को हम कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो जा करके फर्स्ट सेकंड थर्ड को कर सकते हैं। उसके बाद हम फोर्थ को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो, कंटेंट अच्छा लगता हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो आने वाली टेस्ट सीरीज होगी, जो भी सेट होंगे, वो आपको मिलता रहे, उसकी अपडेट मिलती रहे और आप उसको कर सकें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो रहा आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चाल्कोलिथिक युग, ताम्रपाषाण युग को। इसी को चाल्कोलिथिक युग या कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। बात यह है कि धातुओं की जो सबसे पहले प्रयोग होने की बात आती है तो वो तांबे के प्रयोग होने की बात आती है, क्योंकि जो पत्थर के साथ साथ तांबे के उपकरण का ही प्रयोग सर्वप्रथम स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसी कारण तांबे के प्रयोग होने के कारण ही इसको ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। ताम्रपाषाणिक का अर्थ ही होता है तांबा या पत्थर का प्रयोग या तांबा या पत्थर के प्रयोग की अवस्था, ठीक है। भारत में ताम्रपाषाण युग की जो बस्तियां हैं वो भारत के दक्षिण पूर्वी राजस्थान, अगर देखा जाए तो अगर ये भारत है तो भारत में ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में इसके जो ताम्रपाषाण की बस्तियां पाई गई हैं। दक्षिण पूर्वी अगर राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ पे जो इसके पुरास्थल पाए गए हैं वो हैं अहाड़, बालाथल, बागौर, ओजियन या गिलुंद। वैसे इसको कहते हैं बनास घाटी। क्यों? क्योंकि ये बनास नदी के आसपास की जो भी क्षेत्र हैं, यहाँ पे कौन सी नदी थी? बनास नदी थी, इसलिए इसे बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति कहते हैं और ये ताम्रपाषाण काल का ही भाग है, ठीक है। जो अहाड़ का जो प्राचीन नाम था उसको हम ताम्रवती कहते हैं। अहाड़ के जो प्राचीन नाम था उसी को ताम्रवती मतलब तांबे वाली जगह कहते थे। गिलुंद, बालाथल, ओजियाना में घरों की जो चारदीवारी थी इसे ये घेरा गया था, उसी कारण इसको गिलुंद या बालाथल कहते थे। अहाड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पर यहाँ पे पक्की ईंटें भी लगी हुई हैं, ठीक है। पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे मालवा, कायथा, एरन और नौदा टोली। महाराष्ट्र में कौन से हैं? तो महाराष्ट्र में है मालवा संस्कृति, कायथा संस्कृति, नौदा टोला संस्कृति और एरन, ठीक है। तो ये जो संस्कृति थी ये महाराष्ट्र की है। नौदा टोला जो कि मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक स्थल है। यहाँ जो यह नौदा टोला है ये खरगोन जिले के में स्थित एक जगह है जहाँ पर लाल काले रंग के मृद भांड मिले हुए हैं यहाँ। और अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, सॉरी उसके पहले जो ये बात किए थे हम, ये मालवा, कैथा, एरन और नौदा टोली ये मध्य प्रदेश का है। और दैमाबाद और जौरवे संस्कृति जो है ये महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र की कौन सी है? दैमाबाद और जौरवे, ये जो संस्कृति है ये महाराष्ट्र की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हर्षचरित किसकी रचना है? बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित, ठीक है। हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। अगर हम और रचनाओं को देखें, प्राचीन साहित्य में जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं जिनको लगातार पूछा जा रहा है, तो उसमें पहला रचना आता है मुद्रा राक्षस, ठीक है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस है विशाख दत्त की रचना। ये बहुत बार पूछा गया है, अभी के एग्जाम में पूछा गया। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के तहत की रचना है। इसी मुद्रा राक्षस में ही मौर्य इतिहास, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन वृत्तांत को मिलता है, उनके जीवन पर प्रकाश पड़ता है इसी मुद्रा राक्षस में। इसी में उनको विसल या कुलहीन कहा गया था, ठीक है। आगे अगर देखें तो एक पुस्तक है, बहुत व्याकरणाचार्य हैं हमारे पाणिनि महोदय, इनकी पुस्तक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की रचना किसने की है?
अष्टाध्यायी की रचना की है पाणिनि ने। ठीक है, ये व्याकरणाचार्य थे और अष्टाध्यायी की रचना इन्होंने की थी। वाराहमिहिर के नाम आप लोगों ने सुना है, ये बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे। इनकी जो पुस्तकें थी बृहत कथा मंजरी या बृहत सरित सागर पंच सिद्धांतिका, इनकी रचना है। और ब्रह्मगुप्त जो गणितज्ञ थे, भारत के पहले गणितज्ञ थे ब्रह्मगुप्त, इनकी रचना है ब्रह्मपुष्प सिद्धांत। और आर्यभट्ट, आर्यभट्ट बड़े चर्चित नाम रहा है। इनकी जो पुस्तक है आर्यभट्टियन, और इसी में इन्होंने बताया था कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है। क्या बताया था? सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है। इन्होंने आर्यभट्टियन में बताया था। मतलब सर्वप्रथम किसने बताया था? आर्यभट्ट ने। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। इन्होंने स्थान दशमलव के एक स्थानिक मानों का भी खोज किया था। अगली पुस्तक देखें तो नागसेन, नागसेन ने मिलिंद पन्हो लिखा था। नागसेन ने क्या लिखा था? मिलिंद पन्हो इनकी रचना है नागसेन की। ठीक है, इसी मिलिंद पन्हो में हिंदू यवन शासक मिनंडर के बीच इनके वार्तालापों की चर्चा की गई है। ठीक है, इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो कालिदास का नाम आता है। कालिदास जो कि किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे कालिदास। कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम हो गया, ऋतुसंहार, मेघदूत, रघुवंश, कुमार शंभो, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि रचनाएं इन्होंने की हैं। इनके 5 नाटक हैं। मालविकाग्निमित्रम है, मालविका और अग्निमित्र की जिसमें प्रणय कथा है। अग्निमित्र वही जो शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था, उसकी कथा है मालविका के साथ मालविकाग्निमित्रम में। तो इनके नाटक हैं ये सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नाम आता है कल्हड़ की राजतरंगिणी। ठीक है, कल्हड़ की जो राजतरंगिणी है ये कश्मीर के हिंदू राज्य के इतिहास की ये बात करता है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो किस रचना में कश्मीर की बात की गई है? तो कल्हड़ की राजतरंगिणी में भी बात की गई है। ठीक है, ये जो रचना है ये कल्हड़ ने वहाँ के राजा जयसिंह के शासनकाल में इसको रचा था। ठीक है, इनकी रचना की थी। और इसको जो पूरा करने का काम किया था वो 2 विद्वान थे, एक का नाम जोनराज और दूसरे का नाम जो इनके शिष्य थे श्रीवर थे। इन्होंने कल्हड़ की राजतरंगिणी को आगे विस्तार बढ़ाया था, मतलब पूरा किया था। ठीक है, अगला नाम आता है अश्वघोष का। अश्वघोष ने, जो कि कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि थे, ये इन्होंने बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण जैसी रचनाएं अश्वघोष ने की थी। ठीक है, हर्ष को संस्कृत के नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है और इनकी जो रचना थी प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। क्या थी? हर्ष की रचना थी प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ठीक है, जयदेव ने हर्ष को भास, कालिदास, बाण, मयूर आदि कवियों के समकक्ष रखा था। महाकवि भास, इन्होंने 13 नाटक लिखे थे। भास की रचना है स्वप्नवासव दत्ता, उर्भंग, दूतवाक्य, ये सब इनकी रचनाएं थी महाकवि भास की। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव। ये भी बहुत पूछा जाता है। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव। जयदेव की रचना थी गीत गोविंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की रचना है, आप सबको पता है। पंचतंत्र का ही फारसी में अनुवाद किया गया है, इसको अनवारे सुहेली कहते हैं। और सर्ववर्मा को जानते हैं आप लोग, सर्ववर्मा जिन्होंने कातंत्र की रचना की है। ये 5 खंडों में है कातंत्र। और क्या नाम है, भास्कर, भास्कर की रचना है बीज गणित के क्षेत्र में इन्होंने बड़ा योगदान दिया है। सिद्धांत शिरोमणि, लीलावती, ये बीज गणित की, मतलब गणित की पुस्तक है बीज लीलावती। और विज्ञानेश्वर ने मिताक्षर की रचना की है। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षर की रचना की है। विज्ञानेश्वर ने किसकी रचना की है? मिताक्षर की। ठीक है, मतविलास प्रहसन एक नाटक है जो कि पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन ने लिखा है। ठीक है, और ये सारी जो पुस्तकें हैं जो लगातार पूछी जाती रही हैं वो हो गई।
ठीक है, लगभग करीब करीब पुस्तकों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। आगे बढ़ते हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब होता है? 1761 ईस्वी में। किसके किसके मध्य होता है? ये मराठों और अफगानों के मध्य होता है। किसके किसके बीच? मराठों और अफगानों के मध्य होता है। अगर हम युद्धों की बात करें तो उस समय कितने युद्ध हुए थे जो इम्पोर्टेंट युद्ध हैं, तो उसमें पहला नाम आता है पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है ये होता है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ये लोदी उस समय दिल्ली का शासक होता है, लोदी वंश का इब्राहिम लोदी, और बाबर के मध्य युद्ध लड़ा जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, इस पानीपत के प्रथम युद्ध में ही बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है और खुद को बादशाह घोषित करता है। यहीं से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है भारत में। कहा जाता है कि इस युद्ध में बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था, जिसके आधार पर वो जीतता है। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किस युद्ध नीति का उपयोग किया था? तो तुगलमा युद्ध नीति का उपयोग बाबर करता है। ठीक है, तो और जो ये तुगलमा युद्ध नीति का उपयोग करता है, इसमें सबसे जो बड़ा कारण था उसका विशाल तोपखाना था। पहली बार अगर तोपखानों का उपयोग हुआ था किसी युद्ध में तो पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार तोपखानों का उपयोग हुआ था। और इसका जो तोपची था, इसका नाम अक्सर पूछा जाता है, उसका नाम था उस्ताद अली कुली। उसका नाम था अली कुली, उस्ताद अली कुली था जो इसका तोपची था, इस तोप का नेतृत्व करता था। और एक बंदूकची भी था, उस बंदूकची का नाम है मुस्तफ़ा, जो बंदूक को देखता था। तो जो बंदूकचियों का नेतृत्व करता था मुस्तफ़ा, जिसके दम पर ये जीता था। और पहली बार सर्वप्रथम पानीपत के ही लड़ाई में तोपों का प्रयोग किया गया था। अगर दूसरा युद्ध देखा जाए तो दूसरा युद्ध था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध लड़ा गया था, खानवा का युद्ध लड़ा जाता है 17 मार्च 1527 को। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बाबर ने पहली बार किस युद्ध में जिहाद की घोषणा की? तो वो था खानवा का युद्ध, जो कि लड़ा जाता है 1527 ईस्वी को बाबर और राणा सांगा के बीच। यहीं पर बाबर अपने आप को गाजी घोषित करता है। ठीक है, बाबर तीसरा युद्ध लड़ता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब होता है? ये होता है 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच, और मेदिनी राय इसमें पराजित होता है। बाबर चौथा युद्ध लड़ता है घाघरा का युद्ध। किसका युद्ध? घाघरा का युद्ध। ये कब होता है? ये होता है 1529 ईस्वी को, 5 मई 1529 को बाबर और महमूद लोदी के बीच, जिसमें महमूद लोदी पराजित होता है और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो ये क्रम अक्सर पूछा जाता है। तो पहले होता है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में, और घाघरा का युद्ध होता है 1529 में। ठीक है, आगे अगर युद्धों का क्रम देखा जाए तो हुमायूं का जो काल आता है, इसमें सबसे पहला युद्ध होता है देवरा का युद्ध। देवरा का युद्ध हुमायूं लड़ता है 1532 ईस्वी में। किसके साथ लड़ता है? अफगानियों के साथ, जो अफगानी थे, विद्रोही थे, उनके साथ ये लड़ता है। दूसरा युद्ध ये लड़ता है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध लड़ता है 26 जून 1539 ईस्वी को। ठीक है, शेरशाह के विरुद्ध, और इसमें हुमायूं पराजित होता है। तीसरा युद्ध लड़ता है कन्नौज का, जिसको कहते हैं बेलग्राम का युद्ध। ये होता है 1540 ईस्वी के बीच। इसमें हुमायूं पराजित हो जाता है और भाग जाता है। और चौथा युद्ध होता है सरहिंद की लड़ाई। सरहिंद की लड़ाई होती है 1555 में, जिसमें हुमायूं फिर से अपनी गद्दी को प्राप्त कर लेता है। तो ये क्रम भी बहुत पूछा है कि देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। तो इस युद्ध का क्रम बहुत बार पूछा है, इसको आप ध्यान रखें कि कौन सा युद्ध कब हुआ था, हुमायूं ने इस युद्ध को लड़ा हुआ था। अगला जो युद्ध बहुत फेमस है वो है कलिंजर का युद्ध। कलिंजर का वही युद्ध था जिसमें शेरशाह मारा जाता है। ये होता है 1545 में।
उस समय कलिंजर का जो शासक था वो था कीरत सिंह। वहाँ पर गोला फेंकते वक्त इसके जो सैनिक थे वो गोला वहीं फेंक देते हैं जहाँ पे गोला बारूद का ढेर रखा होता है और जला हुआ शेरशाह बाहर निकलता है। तो कलिंजर के युद्ध में ही शेरशाह की मृत्यु होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किस युद्ध में शेरशाह ने ये कहा था कि किसके विरुद्ध ये कहा था शेरशाह ने कि मैंने छोटे से मतलब कि क्या नाम है मुट्ठी भर ये कहता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। वो युद्ध जो था ये मारवाड़ों के युद्ध थे, मारवाड़ों के विरुद्ध था। मारवाड़ों के राजपूतों के शौर्य पराक्रम से ये इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ था। ये भी क्वेश्चन इस बार के पीसीएस में पूछा हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर युद्ध के क्रम में देखा जाए तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के ने लड़ा था और महाराणा प्रताप ने। ये कब हुआ था? ये होता है 1576 में। एक बहुत इम्पोर्टेंट युद्ध है धर्मत का युद्ध। ये जो धर्मत का युद्ध होता है ये होता है 1658 ईस्वी में। किसके किसके बीच? औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच होता है धर्मत का युद्ध 1658 में। ठीक है, ये होता है 15 अप्रैल 1658 को। और सामूगढ़ का युद्ध होता है, सामूगढ़ का युद्ध होता है 26 मई 1658 को। ठीक है, औरंगजेब और मुराद के बीच। किसके बीच? औरंगजेब और मुराद के बीच ये युद्ध लड़ा जाता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध थे जिसको आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर बनते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो यह क्रांति जो सर्वप्रथम प्रारंभ होती वो उत्तर प्रदेश के मेरठ से प्रारंभ होती है। अगर इस क्रांति को एक क्रम में देखा जाए तो लगभग जनवरी 1857 का टाइम था। कब का था? जनवरी 1857 का टाइम था कि जब बंगाल की दमदम स्थित छावनी, बंगाल में 3 छावनियाँ थी, दमदम, बहरामपुर और बैरकपुर। तो जो दमदम की छावनी थी वहाँ के सैनिकों द्वारा कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया जाता है। तो फरवरी 1857 में बहरामपुर में 19वीं नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया। तो 23 मार्च 1857 को क्या होता है कि बैरकपुर में 34वीं रेजिमेंट के जो मंगल पांडे थे, ये किस रेजिमेंट के? 34वीं रेजिमेंट के मंगल पांडे थे, इन्होंने विद्रोह कर देता है, ये विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, मंगल पांडे ने अपने मेजर जो उस समय कौन थे? हुसैन थे, उनको वो गोली मारते हैं। वो किंतु वह मरता नहीं है परंतु लेफ्टिनेंट बाघ की हत्या में सफल रहते हैं। तो इसी के लिए इनको क्या होती है? फांसी की सजा होती है। और 8 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल, ये डेट याद रखिए, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी हो जाती है, फांसी की सजा सुनाई जाती है, फांसी दे दी जाती है। तो 24 अप्रैल 1857 को मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह किया जिसमें उत्तर प्रदेश की 2 छावनियाँ थी। कहाँ कहाँ? एक मेरठ और कानपुर था। तो मेरठ के सैनिकों ने इसका विद्रोह करते हैं और 10 मई 1857 को जो मेरठ के सैनिक होते हैं उनका एक व्यापक रूप से विद्रोह करते हैं और सुव्यवस्थित तरीके से इस विद्रोह की शुरुआत होती है। और 10 मई को जब ये विद्रोह की शुरुआत करते हैं और अपना ये प्रतीक चिन्ह रखते हैं, क्या? कमल और रोटी, रोटी और कमल, ये प्रतीक चिन्ह रखते हैं। ठीक है, ये 11 मई को 1857 को मेरठ के सैनिक दिल्ली पहुंचते हैं। वहां पर ये बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित करते हैं। दिल्ली पर इन्होंने कब्जा कर लेते हैं और बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित करके उनके नेतृत्व में काम करने की, युद्ध लड़ने की बात करते हैं। तो वहीं पर एक 10 सदस्यीय परिषद की स्थापना की जाती है जिसमें 6 सैन्य पृष्ठ से और 4 एक सिविलियन रहते हैं और उसका जो नेतृत्व करता थे उनको बनाया जाता है बख्त खां को। बख्त खां इसके नेतृत्वकर्ता बनाए जाते हैं। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बारे में अगर देखें तो लखनऊ में जो इसकी नेतृत्व कर रही थी वो बेगम हजरत महल उस समय लखनऊ की शासिका थी। ये नेतृत्व करती हैं। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, ये जो फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे इन्हीं पर 50,000 का इनाम रखा था अंग्रेजों ने। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला पर। कानपुर से नाना साहब थे,
कानपुर में नाना साहब थे, जिनको धोनू पंत भी कहा जाता है। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। बनारस में कर्नल नील द्वारा जो काम किया जाता है। बरेली में खान बहादुर खां थे। इलाहाबाद में लियाकत अली, इलाहाबाद में लियाकत अली थे। बिहार में आप सब बड़ा अच्छा नाम है वीर कुंवर सिंह का, ये थे। तो ऐसे ही जो विद्रोह का नेतृत्व करता थे, जिन्होंने विद्रोह के बारे में नेतृत्व किया और विद्रोह को दबाने की बात की। अगर विद्रोह की बात की जाए तो जिस पे बुकें आई 1857 इस नाम से किसने कहा था? एस.एन. सेन की पुस्तक थी, जिसमें इन्होंने 1857 का विद्रोह इसको कहा था। लॉरेंस और सीले ने कहा था कि सैनिक विद्रोह था। आउटरम और टेलर ने कहा था हिंदुओं और मुस्लिमों का एक षड्यंत्र था। ये आउटरम और टेलर ने कहा था। ये बहुत पूछा जाता है कि हिंदुओं और मुस्लिमों का षड्यंत्र किसने कहा था? ये आउटरम और टेलर ने कहा था। ठीक है। बर्बरता और सभ्यता के बीच अगर युद्ध की बात है, ये किसने कहा था? तो ये होम्स ने कहा था कि ये बर्बरता और सभ्यता के बीच एक युद्ध था, ये कि ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, 1857 की क्रांति। आगे बढ़ते हैं। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? जिसको लागू करने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लागू कब होता है? ये लागू होता है 1792 ईस्वी में। कहाँ पे लागू किया जाता है? तो ये जो इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था है, ये लागू की जाती है क्या नाम, भारत के पूर्वी क्षेत्रों में। कौन कौन से क्षेत्र आते थे? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक से जो लगे हुए क्षेत्र थे, इसमें ये क्षेत्र आते थे जहाँ पर ये व्यवस्था लागू की गई थी। और ये व्यवस्था जो है भारत के 19% भागों पर लागू की गई थी। दूसरी व्यवस्था थी रैयतवाड़ी। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, ये भारत के 51% भागों पर लागू की गई थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है। इस व्यवस्था में कहा गया था कि जो भी होंगे वो रैयत होंगे, मतलब वो सीधे लगान किसको देते थे? किसी और को न दे करके सीधे ब्रिटिश क्राउन को ये लगान देते थे। और इसको आरंभ करने का श्रेय माना जाता है कर्नल रीड एवं मुनरो को। कर्नल रीड एवं हेक्टर मुनरो को माना जाता है कि जिन्होंने इसको प्रारंभ किया। ठीक है। तीसरी जो व्यवस्था थी वो थी महालवाड़ी व्यवस्था। जो महालवाड़ी व्यवस्था थी, ये थी उत्तरी भारत में। ये लगभग 30% भाग पर थी। और इसको जो शुरू करने का श्रेय जाता है वो जाता है हार्ट मैकेंजी को और मार्टिन बर्ड। ये दोनों थे जिनको इसको शुरू करने का श्रेय जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृत का जनक कहलाता था? तो भारत के जागृत के जनक जो कहे जाते हैं वो राजा राममोहन राय। इनको कहा जाता है भारत का जागृत करने के जनक, भारतीय पुनर्जागरण के पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, आधुनिक भारत के पिता, इन सभी नामों से इनको जाना जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने 1930 में भारतीय सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने, ये क्वेश्चन इस बार के लेखपाल में भी पूछा गया था। तो महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को, आप इसको ऐसे समझे कि 12 मार्च 1930 को इस साबरमती आश्रम से, कहाँ से? साबरमती आश्रम से 80 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों में लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं। और ये पहुंचते हैं दांडी। दांडी कहाँ है? गुजरात में एक जगह है। ये दांडी पहुंचते हैं 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंचते हैं। और यहीं दांडी पर इन्होंने नमक कानून भंग किया था। ठीक है। यहीं दांडी पर इन्होंने नमक कानून भंग किया था। ठीक है। तो जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो शुरुआत होती है, और भंकर सविनय अवज्ञा आंदोलन को आरंभ किया था इन्होंने यहीं से। ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी दांडी से। ठीक है। अगर ये पूछा जाता क्वेश्चन में महात्मा गांधी ने 1930 में कहाँ पर नमक कानून तोड़ने की शुरुआत की थी, तो वो जगह थी साबरमती। ठीक है। साबरमती नहीं है तो ये है जगह दांडी।
आगे बढ़ते हैं। 1904 में भारत क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो ये संगठित किया गया था महाराष्ट्र के नासिक से। अभिनव भारत किसने इसको संगठित किया था? तो वीडी सावरकर साहब थे। कौन थे? वीडी सावरकर साहब थे, इन्होंने इसको संगठित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जब इन्होंने बनने से मतलब इस्तीफा दे दिया था, तो इनको रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको गुरुदेव कहा जाता था, उन्होंने इनको देश नायक कहा था। किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इन्होंने राष्ट्रपिता किसको कहा था? महात्मा गांधी को। ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। आज भी ये वर्णित है किसमें? ये है आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति और आर्टिकल 213 में राज्यपाल को ये विशेषाधिकार है, वो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करेगा, वो यहीं से इसको मिली हुई है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो स्थित है नेपाल में। कौन सा? माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,788 या 8,888 मीटर। ठीक है। केटी गाडवी एनस्टीन कहाँ पे है? भारत में, जो कि दूसरी है। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो वह कौन सा ग्रह है? तो वह ग्रह है शनि। बृहस्पति के किनारे वलय भी हैं, लेकिन शनि ग्रह के इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा शनि ग्रह। ठीक है। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? तो जब दक्षिण एशिया का मानसून है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून जिसको बोला जाता है, जब वो भारत में वर्षा कराता है तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली होते हुए ये बंगाल की खाड़ी से घूमता है। तो जो भारत की भौगोलिक स्थिति के कारण ये तमिलनाडु में भारी मात्रा में क्या है? वर्षा कराता है। कब? सर्दियों में। तो कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण एशिया के मानसून। ठीक है। नर्मदा की ओर बहने वाली नदी है, तो नर्मदा की ओर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा बहती है पश्चिम दिशा में। तो नर्मदा के साथ साथ कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी भी किस दिशा में बहती है? पश्चिम दिशा में। और बाकी सब नदियां जो हैं पश्चिमी घाट से किस दिशा में बहती हैं? पूर्व दिशा की ओर बंगाल की खाड़ी में आके गिरती हैं। नर्मदा और ताप्ती कहाँ गिरती है? अरब सागर में। ये क्या बनाती हैं? ये एस्चुरी बनाती हैं, ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। अगला क्वेश्चन, भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण क्षेत्र है। अगर 2021 की एक रिपोर्ट देखा जाए जिसमें भारत के कुल वनावरण क्षेत्र की बात है, तो भारत में कुल वनावरण क्षेत्र है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। मतलब इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% भाग पर क्या है? वन है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये 21.71%। भारतीय आर्थिक समीक्षा कौन प्रकाशित करता है? तो भारतीय आर्थिक समीक्षा प्रकाशित होती है वित्त मंत्रालय के यहाँ से। ठीक है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कौन सा था? तो वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य था कर्नाटक। कौन था? कर्नाटक। दूसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश। और तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीएसटी क्या है? जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। ये कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर वो कर होते हैं जो डायरेक्ट दिए जाते हैं, जैसे हमारे इनकम टैक्स, और अप्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जो इनडायरेक्ट दिए जाते हैं, सीधे नहीं दिए जाते हैं। ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन है? तो निर्मला सीतारमण नहीं है, अमिताभ कांत भी नहीं है, नरेंद्र मोदी भी नहीं है। नहीं, तो इसमें जो है चारों ऑप्शन गलत है। जो इसमें होगा नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं सुमन बेरी साहब। अगर नहीं अध्यक्ष की बात की जाए तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है देश का प्रधानमंत्री, वो होंगे नरेंद्र मोदी। ठीक है। लेकिन अगर इसके उपाध्यक्ष की बात की जाए तो इसके उपाध्यक्ष होंगे सुमन बेरी साहब। ठीक है। और सीईओ होंगे परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, परमेश्वरन अय्यर साहब।
ठीक है। ये कब बना था नीति आयोग? ये बना था अब 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को। और इसका फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो किया गया है 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। तो भारतीय रिजर्व बैंक बना कब? ये बना है 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक बनता है और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था, इसलिए 24 अप्रैल को ही भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए वहाँ में के जो उपस्थित कुल सदस्य हैं उनके बहुमत से अगर कोई संकल्प पारित कर दिया जाए तो इससे लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। और लेकिन ये जो संकल्प पारित होगा ये 14 दिन पूर्व उनको सूचना देने के बाद ही पारित किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने क्या नाम है अध्यक्ष पद के हटाए जाने पर ये वोट निर्णायक मत नहीं दे सकते हैं। वैसे जो लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देता है लेकिन उस समय ये नहीं दे सकते हैं। ठीक है। अगर सही सुमेलन नहीं है इसमें देखा जाए तो अनुच्छेद 39 का 1 सामान्य एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है, सही है। 40 पंचायती का गठन, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है, सही है। अनुच्छेद 48 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये नहीं है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथक्करण है ये आर्टिकल 50 है। ठीक है। आर्टिकल 48 में क्या है? तो आर्टिकल 48 में है कृषि और पशुपालन का संगठन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो ये है 7वीं अनुसूची में। आर्टिकल 246 के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की व्यवस्था की गई है। संघ सूची केंद्र का है, राज्य सूची राज्यों का, समवर्ती सूची पे जो कानून है वो केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। तो ये संविधान की किसमें? 7वीं अनुसूची में दर्ज है। ठीक है। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो ये कुल होता है 1/10। किसके द्वारा? संविधान के अनुच्छेद 100 के 3 के अनुसार कि लोकसभा में जो कुल सदस्य संख्या होगा उसका जो कोरम होगा उसमें उपस्थित सदस्यों का 1/10 भाग अगर सदस्य उपस्थित हैं तो उसका मतलब वहाँ का कोरम पूरा है, आगे की कार्यवाही लोकसभा की जा सकती है। ठीक है। यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का स्तर क्या होगा? तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि बर्फ ठोस में भी स्थान घेरती है। सोल्डर किन 2 धातुओं से बना मिश्र धातु है? तो सोल्डर जो है ये बना हुआ मिश्र धातु है टीना और सीसा का। ठीक है, टिन और सीसा का बना हुआ मिश्र धातु है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक, तो ऊष्मा का जो सबसे अच्छा चालक है वो है चांदी। चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, चांदी और तांबा। ठीक है। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है? तो कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है सूत्रकणिका, जिसको क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। इसको माइटोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं। यही इसे माइटोकॉन्ड्रिया ही कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है। ठीक है। स्कर्वी एक बीमारी है जो गंभीर और अस्थायी कमी के कारण होता है। तो स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? वो है विटामिन सी की कमी से। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन के की कमी से रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विलोम शब्दों में से एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है, तो कौन सा नहीं शुद्ध है? आयात का विलोम निर्यात होता है, पाप का पुण्य होता है, बद्ध का मुक्त होता है, लेकिन नूतन का विलोम सनातन नहीं होता है। नूतन का विलोम क्या होता है? पुरातन होता है। क्या होता है? पुरातन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अजात शत्रु। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? प्रभाकर सूर्य की पर्यायवाची, विभाकर सूर्य की पर्यायवाची नहीं है। ये किसकी पर्यायवाची है? ये है
चंद्रमा की पर्यायवाची। ठीक है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग पहिया, पहिया क्या होता है? पहिया चलता है, तो पहिया ही पुल्लिंग है। ठीक है। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निष्कपट का संधि विच्छेद होता है निधन कपट। ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्च 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहाँ रिजर्व बैंक के इनोवेशन हब का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन इन्होंने कहाँ पे किया है? तमिलनाडु के हैदराबाद में। ठीक है। मार्च 2022 में भारत पूंजीकरण के संदर्भ में कौन सा देश विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है? तो बन गया है भारत। ठीक है, भारत 5वां विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। ठीक है। इसमें देखा जाए तो जो पहला नाम आता है अमेरिका का, दूसरा नाम आता है चाइना का, तीसरा नाम आता है जापान का, चौथा नाम आता है हांगकांग का और 5वें नंबर पर भारत। महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व वाले देश के पहले औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसकी जो स्थापना की गई है वो की गई है हैदराबाद में। ठीक है, तेलंगाना के हैदराबाद में इसकी स्थापना की गई है। सॉरी, ये क्वेश्चन का मिस्टेक हो गया है कि मार्च 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने एक रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन इन्होंने बेंगलुरु में किया था। ठीक है, कर्नाटक के बेंगलुरु में इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। इसको आप सही कर लीजिएगा। अप्रैल 2022 में जारी 36वीं वार्षिक फोर्ब्स अरबपतियों की सूची 2022 में मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो मुकेश अंबानी को प्राप्त हुआ है 10वां स्थान। ठीक है। जनवरी 2022 में इसरो के किस संचार उपग्रह को सेवा मुक्त कर दिया गया? तो वह उपग्रह है इनसेट 4B को सेवा मुक्त कर दिया गया है। ठीक है। भारत की पहली स्टील स्लैग रोड किस शहर में बनाई जा रही है? तो वो शहर है जहाँ पर पहली स्टील स्लैग रोड बनाई जा रही है। तो भारत का, गुजरात का वो क्षेत्र सूरत है। सूरत जो औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ पर ये बनाई जा रही है। ठीक है। देश के पहले सी वीड पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो वह राज्य है तमिलनाडु। मत्स्य मंत्रालय इसको कर रहा है। जून 2022 में कौन देश भांग की खेती को वैध करार देने वाला एशिया का पहला देश बन गया है? तो वह देश है थाईलैंड। थाईलैंड ने भांग की खेती को वैध करार दिया है। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना किस शहर में की जाएगी? तो भारत का जो पहला विश्व शांति केंद्र है वो हरियाणा के गुरुग्राम में इसकी स्थापना की जा रही है। ठीक है, कहाँ की जा रही है? हरियाणा के गुरुग्राम में। मई 2022 में किस राज्य ने ई अधिगम योजना शुरू की? तो कौन सा राज्य है ई अधिगम योजना? ये ई अधिगम योजना है टैबलेट के वितरण से योजना है, टैबलेट के वितरण को लेकर के है, यह शुरू किया है हरियाणा सरकार ने। फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो फिनलैंड की राजधानी है हेलेंस्की। हेलेंस्की किसकी राजधानी है? फिनलैंड की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है? तो कथक। कथक कहाँ का नृत्य है? कथक केरल का नहीं है, यह है यूपी का। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है, ये उड़ीसा का नहीं है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ये सही है। कथकली केरल का है। ठीक है, बाकी सब सही है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय इटली में स्थित है, इटली के रोम में। ठीक है। गुदई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो गुदई महाराज बजाते थे तबला। तबला से ताल्लुकात रखे थे। वैसे ये जो गुदई महाराज थे ये बनारस घराने से ताल्लुकात रखते हैं और इनका जो नाम था समता प्रसाद था। ठीक है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने में प्रथम भारतीय कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इनको 1913 में इनकी रचना थी गीतांजलि के लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में कहा था। जून 2022 में आयोजित टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये खिताब जीता है राफेल नडाल साहब ने। ठीक है, इन्होंने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। ठीक है।
पुस्तक माइंड मास्टर विनिंग लेंसेस फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ आनंद की ये पुस्तक है। अप्रैल 2022 में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये प्रदान किया गया है नरेंद्र मोदी को, जो देश के प्रधानमंत्री हैं। मई 2022 में संपन्न हुई इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता है गुजरात टाइटंस ने, और इसमें जो मैन ऑफ द सीरीज है वो बने हैं राजस्थान रॉयल्स के जॉस बटलर। ठीक है, तो ये सेशन आज का कंप्लीट हुआ। अगर आपको इसके कंटेंट अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छे लगे हों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें। अगर आपको इसमें कोई थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करें, आपका ही सहयोग रहेगा ताकि वीडियो को हम अच्छे तरीके से और आगे बढ़ा सकें। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद।